नमस्कार, स्वागत है आपका सत्ता में। शुरुआत सत्य पे सत्ता, यानी 7 खबरें, दिलचस्प जानकारियां और सभी कुछ एक साथ। आज पहले आपको नेताओं के दावों में सत्ता का नंबर गेम दिखाएंगे। आपसे करीब 22 घंटे बाद टीवी 9 भारतवर्ष पर आप सबसे सटीक एग्जिट पोल देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले इंडिया गठबंधन के नेताओं में बीजेपी के नंबर को लेकर बहुत दिलचस्प कंफ्यूजन है। दिलचस्प कंफ्यूजन, सोचिए जरा। सबसे पहले एक सियासी कुंजी इस पर खोलेंगे, फिर प्रधानमंत्री मोदी के उस ध्यान की बात करेंगे जो उन्होंने कन्याकुमारी में लगाया। लेकिन इस ध्यान से सियासी तरंगे दिल्ली तक उठ रही हैं। पीएम के ध्यान पर में अब विपक्ष ने धर्म वाला क्या एंगल निकाला है, यह भी देखिएगा। फिर केजरीवाल के उस मैसेज की बात करेंगे जो इमोशनल भी है और पॉलिटिकल भी है। केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना है। उनकी 21 दिन की जमानत कल खत्म हो रही है। उससे पहले केजरीवाल ने किससे कहा, मेरे प्राण चले जाएं तो गम मत करना। आज सत्ता में भारत के लिए गोल्ड यानी सोने वाला शुभ समाचार भी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ब्रिटेन से 1 लाख किलो सोना वापस भारत मंगवा लिया। लेकिन इस सोने की घर वापसी से आपको क्या फायदा होगा, देश को क्या फायदा होगा, यह नोट कीजिएगा। आज एक खबर भीषण गर्मी में दिल्ली के उस जल संकट पर है जिसमें समाधान से ज्यादा सियासत हो रही है। आज बीजेपी ने इसे लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया तो आप पानी की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। लेकिन आम इंसान पानी की एक बूंद को तरस रहा है। एक बड़ी खबर कर्नाटक से है, जहां रेप के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना को 35 दिन बाद भारत वापस आते ही गिरफ्तार कर लिया गया और आज बेंगलुरु कोर्ट ने उन्हें 6 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। और अब से थोड़ी देर पहले एक बड़ी खबर जर्मनी से आई है, जहां एंटी इस्लाम रैली में एक शख्स ने लोगों पर चाकू से हमला कर दिया। पुलिस वालों के साथ कई लोगों को घायल कर दिया। हालांकि पुलिस ने कट्टरपंथी हमलावर को मार गिराया। सत्ता की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं नेताओं के दावों में सत्ता का नंबर गेम क्या है। 4 जून को 400 पार। पहले नरेंद्र मोदी कह रहे थे 400 पार, अब 150 पार नहीं बोल रहे हैं। राहुल बाबा मिले तो बता भी देना, इनको 40 से ज्यादा सीटें नहीं मिलने वाली। 143 से ज्यादा वो सीटें जीतने वाले नहीं। अखिलेश बाबू, आपका तो 4 का भी आंकड़ा पार नहीं हो रहा है। दावे के साथ कह सकती हूँ ये 180 से ज्यादा सीट नहीं ले सकते, उससे भी कम लेंगे। इनकी 220 से 230 के बीच में सीट आ रही है, उससे ज्यादा सीट नहीं। एक ही लहर है और वह है अब की बार 400 पार का। 200 पार नहीं कर सकते। थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसा लगा कि मैं कई सारे न्यूमरोलॉजिस्ट को सुन रहा हूं, लेकिन ये हमारे देश के नेता हैं। 1970 के दशक की एक फिल्म थी दुश्मन, जिसके गीत के बोल थे वादा तेरा वादा। उस फिल्म की तर्ज पर अगर आज की सियासत का कोई गीत बनता है तो उसके बोल होते दावा तेरा दावा। क्योंकि 75 दिनों के मैराथन चुनाव प्रचार के खत्म होने के बाद अगर नेताओं के दावों की लिस्ट बनाई जाए तो वो वादों से भी ज्यादा है। इस चुनाव में नेताओं के भाषणों में दावों की सप्लाई डिमांड से ज्यादा रही। इस ओवर सप्लाई भी इसे कहा जा सकता है। इन दावों का सच क्या है वो अगले 4 दिन में पता चलने वाला है। 24 घंटे बाद तो एग्जिट पोल दावों का पहला टेस्ट भी कर लेगा। लेकिन उससे पहले हमने अपने न्यूज मित्रों के लिए दावों वाली एक कुंजी तैयार की है, जिसे आप एक तरह से पूरे चुनाव का रिवीजन भी कह सकते हैं। अब पहले एक एक करके नेताओं के दावों का नंबर गेम देख लेते हैं। राहुल गांधी बीजेपी को 150 सीट दे रहे हैं। अखिलेश 143, 143। अरविंद केजरीवाल 220, ममता बनर्जी 195, प्रियंका गांधी 180, 180। मतलब एक तरफ जहां बीजेपी खुद को 370 और एनडीए को 400 के पार ले जा रही है, विपक्ष बीजेपी को 220 सीट से ज्यादा देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल है कि बीजेपी किस रणनीति से एनडीए के लिए 400 सीट का दावा कर रही है। अब जो हम आपको बताने वाले हैं इसको शेयर करिएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा अंक गणित आपके सामने हमारी टीम लेकर आई है। इसे समझने के लिए एक बार 2019 में बीजेपी को मिली सीटों का नंबर गेम देखते हैं। 2019 में बीजेपी को 303 सीटें मिली, 303।
एक बंदूक भी थी वैसे वो। इन 303 सीटों में 15 सीटों पर जीत का अंतर 5 लाख से ज्यादा था, लेकिन वो 15 थी। 44 सीटें ऐसी थी जिस पर जीत का अंतर 4 लाख से ज्यादा था। 444, वाह। फिर 105 सीटों पर 3 लाख से ज्यादा, 3 लाख से अधिक मतों का अंतर था। 164 सीटों पर बीजेपी 2 लाख से अधिक मतों से जीती थी। लेकिन अब होती है टेंशन, क्योंकि 226 सीटें ऐसी थी जिनमें बीजेपी 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीती थी। यानी 226 सीटों पर बीजेपी के लिए काफी आरामदायक स्थिति है। लेकिन बीजेपी की चिंता उन 77 सीटों पर है जहां जीत का मार्जिन 1 लाख से कम था। इनमें 40 सीटें तो ऐसी थीं जिसमें जीत का मार्जिन 50,000 वोटों से कम था। विपक्ष इस कोशिश में है कि जिन 77 सीटों पर बीजेपी 1 लाख वोटों से कम के अंदर से जीती थी, उन सीटों को छीन लिया जाए तो बीजेपी 303 से गिरकर सीधे 226 पर आ जाएगी, जो बहुमत से काफी कम होगा। इसी कोशिश और उम्मीद के भरोसे विपक्ष बीजेपी को सत्ता से बाहर करने वाला नंबर गेम ट्रेंड करा रहा है। मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने के लिए विपक्ष का कोई भी नेता बीजेपी को 200 से ज्यादा सीट नहीं दे रहा है, लेकिन यह याद रखिए कि यह बातों और दावों वाला नंबर गेम है। असली नंबर गेम तो 4 जून को सामने आ जाएगा और इस चैनल पर सबसे पहले दिखाई देगा। चुनावों के परिणाम 4 जून को आने वाले हैं। अब पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। पहले नरेंद्र मोदी कह रहे थे 400 पार, सुना होगा। अब बोल रहे हैं 400 पार, अब 150 पार नहीं बोल रहे हैं। चार 400 पार नारा इसीलिए दे रहे हैं कि 543 में 400 के बाद वो सीटें देख रहे हैं, तो वो केवल 143 बन गई। तो वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि 143 से ज्यादा वो सीटें जीतने वाले नहीं है। राहुल बाबा मिले तो बता भी देना, इनको 40 से ज्यादा सीटें नहीं मिलने वाली है। और अखिलेश बाबू, आपका तो 4 का भी आंकड़ा पार नहीं हो रहा है। हम इतना कह सकते हैं कि अगर इस देश में आज के दिन ऐसा चुनाव हो जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो, जिसमें ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये 180 से ज़्यादा सीट नहीं ले सकते, उससे भी कम लेंगे। पूरे भारत में एक ही लहर है और वह है फिर एक बार मोदी सरकार का, अब की बार 400 पार का। मेरा अपना मानना है और सट्टा बाजार में भी जो चल रहा है, इनकी 220 से 230 के बीच में सीट आ रही है, उससे ज्यादा सीट नहीं आ रही। अब यह बात पूरी तरह से पक्की हो चुकी है कि बीजेपी नेतृत्व की एनडीए इस बार भारत की संसद में 400 से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त करने जा रही है। विपक्ष का एजेंडा जो है वो क्लियर है। जब तक नतीजे ना आए तब तक वो हार नहीं मानेंगे। जब बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले ही 400 पार का टारगेट और नैरेटिव सेट कर लिया था। पीएम मोदी ने लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का जिक्र किया था और बीजेपी के लिए 370 सीट और एनडीए के लिए 400 सीट का टारगेट रखा था। एक बार वो बयान सुनिए, फिर आपको 400 के टारगेट के पीछे बीजेपी के माइक्रो मैनेजमेंट की छोटी सी कुंजी दिखाएंगे। आपका इतना बहुमत है, अब तो पहले 330 334 की, अपने तो 400 पार हो रहा है। अरे 400, अरे तुम सुन क्या सर, आपके बयान की इतनी तारीफ की जा रही है। देखो, मेरे बयान की तारीफ में मैं वो भी समझता हूं, तो यानी अपने आप को ढोल बजा रहे 400 आएंगे 5। भाई आपके आने हैं
हाँ, आपके आने हैं तो ये सब क्यों नहीं कर रहे? आदरणीय अध्यक्ष जी, अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। ऐसा लगता है कि अपने दम पर 370 के आंकड़े को हासिल करने के लिए बीजेपी ने 2019 के चुनाव के नतीजों को काफी ध्यान से रिविजिट किया है। बीजेपी का फोकस है उन सीटों पर जहां 2019 में वो नंबर 2 और नंबर 3 पर रही। 2019 में बीजेपी 72 सीटों पर नंबर 2 पर आई थी और इतनी ही सीटों पर नंबर 3 पर थी। इन सीटों की कुल संख्या 144 है। बीजेपी मौजूदा 303 के आंकड़ों में दूसरे नंबर वाली 72 सीटों को जोड़ ले तो वो काफी आसानी से 370 के पार पहुंच जाएगी, लेकिन ये बहुत मुश्किल है क्योंकि एक तो इतनी आसानी से जीत नहीं मिलती, दूसरी जीती हुई सीटों को बचाना भी एक बहुत मुश्किल काम है क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी को कोई डिनाई नहीं कर सकता है। होती है कई जगह नहीं भी होती। वैसे बीजेपी भरपाई के लिए दक्षिण भारत और पूर्वी भारत की तरफ देख रही है जहां पिछली बार उसे कम सफलता मिली थी। 2019 के चुनाव में देश के 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे थे जहां बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली। इसमें सीटों की संख्या 93 है और इनमें ज्यादातर राज्य दक्षिण भारत के हैं, जबकि 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे थे जहां बीजेपी ने सभी की सभी सीटें जीती। इसमें सीटों की संख्या 82 है। तो ये जो 82 सीटों पर संपूर्ण जीत का आंकड़ा है ये थोड़ा खराब हो सकता है और 93 सीटें जो बीजेपी नहीं जीत पाई थी वहां से बीजेपी की उम्मीद है कि वो नुकसान की भरपाई कर सकती है। वैसे जीत हाथ से ना फिसले और आंकड़े पिछली बार से बेहतर हो, इसके लिए पीएम मोदी ने इस लोकसभा चुनाव में प्रचार का नया रिकॉर्ड बना दिया। अब जरा ये देखिए, पीएम मोदी ने 206, ये देखिए जरा आंकड़ा, 206 रैलियां और रोड शो किए। इस दौरान उन्होंने करीब 80 इंटरव्यू भी दिए। 80। गृह मंत्री अमित शाह ने इस चुनाव में 221 रैलियां और रोड शो किए। उन्होंने करीब 118 इंटरव्यू दिए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 134 राजनीतिक कार्यक्रम किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 101 राजनीतिक कार्यक्रम किए। इन सब के बीच में जो कहानी हमारे सामने आ रही है वो ये है। वैसे विपक्ष को कितनी सीटें मिलेंगी, इस पर अरविंद केजरीवाल के अलावा विपक्ष के बड़े नेता नंबर नहीं दे रहे हैं। आज भी जब कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने यह तो दावा किया कि उनकी सरकार आएगी, लेकिन नंबर से दूर रहे। हालांकि यह जरूर बताया कि राहुल गांधी सोशल मीडिया पर पीएम मोदी से ज्यादा लोकप्रिय हैं। इस लोकप्रियता को वोटों में बदलने के लिए कांग्रेस की तरफ से इस चुनाव में धुआंधार प्रचार हुआ, जिसमें राहुल गांधी ने 107 राजनीतिक रैलियां और कार्यक्रम किए हैं। इसमें एक इंटरव्यू शामिल है, बस एक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 100 से अधिक रैलियां और 70 से ज्यादा इंटरव्यू दिए। प्रियंका गांधी ने इन दोनों नेताओं से ज्यादा कुल 108 जनसभाएं भी की हैं और रोड शो किए हैं। सत्ता में अब चलते हैं कन्याकुमारी, जहां विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान मंडपम में प्रधानमंत्री मोदी ध्यानमग्न हैं। भगवा कुर्ता, गले में गमछा, मस्तक पर तिलक, हाथ जोड़कर प्रार्थना, ओम चिन्ह के सामने बैठकर ध्यान, यह पीएम मोदी का मेडिटेशन। इसकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है और दुनिया में भी हो रही है। पीएम मोदी कल यानी 1 जून की शाम तक ध्यान मुद्रा में रहेंगे। पीएम मोदी की इस भक्ति साधना पर शिकायतें भी हो रही हैं और सियासत भी। टाइमिंग को लेकर सवाल भी पूछे जा रहे हैं। वैसे भी कल लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का मतदान होना है। 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी शामिल है। आखिरी चरण के मतदान से पहले पीएम मोदी के इस आध्यात्मिक ध्यान पर विपक्षी नेताओं का सबसे ज्यादा ध्यान है। विपक्ष कह रहा है कि यह बीजेपी की वोट खींचने की कोशिश है। इसको लेकर कानून का भी हवाला दिया जा रहा है। आपको याद दिला दें कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी पीएम मोदी ने कुछ इसी अंदाज में केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना की थी और ध्यान लगाया।
कन्याकुमारी से समंदर में 500 मीटर की दूरी पर स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल है। यहां पीएम मोदी ध्यान पर बैठे। इसकी तस्वीरें, वीडियो सामने आ रहे हैं। पीएम मोदी की भक्ति और ध्यान पर हमने सत्ता की 2 वीडियो कुंजी बनाई हैं, जिसमें सूर्य को अर्घ देने से लेकर पूजा पाठ, आरती, भगवती देवी, अम्मन मंदिर में दर्शन, सब कुछ। कुल मिलाकर 6 बजकर 45 मिनट पर प्रधानमंत्री मोदी ध्यान पर बैठे थे। आज सुबह विवेकानंद रॉक मेमोरियल के पास सूर्य देव को अर्घ दिया और उसके बाद फिर से ध्यान पर बैठे। आप देखिए पीएम की सूर्य साधना वाली वीडियो। पीएम मोदी की साधना वाली दूसरी वीडियो कुंजी मंदिर के अंदर की है, जहां आज पीएम ने पूजा पाठ किया। उसके बाद भक्ति में लीन हो गए। टीवी 9 भारतवर्ष के संवाददाता कन्याकुमारी के उसी जगह के पास मौजूद हैं जहां पीएम मोदी ध्यान पर बैठे। आपको कन्याकुमारी से रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसमें विवेकानंद रॉक की पूरी कहानी। कल शाम 6:45 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विवेकानंद रॉक मेमोरियल के इसी टीले पर, जहां पर 1892 में विवेकानंद जी ने 3 दिन तक ध्यान किया था, वहीं पर बीती शाम 6:45 से प्रधानमंत्री मोदी ध्यानरत हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि ध्यान के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी से बात नहीं करेंगे, मौन धारण किए रहेंगे, किसी से मिलेंगे नहीं, और इस पूरे 45 घंटे के दौरान वो सिर्फ आहार में तरल पदार्थ ही लेंगे। प्रधानमंत्री अपने इस दौरे के जरिए एक बड़ा संदेश भी देना चाहते हैं। ऐसा माना जाता है कि प्रधानमंत्री के हर मूव में एक संदेश छिपा होता है। तमिलनाडु से प्रधानमंत्री का प्रेम गहरा है, इसीलिए वो जब लोकसभा का प्रतिनिधित्व करना होता है तो उत्तर के बड़े किले यानी काशी चले जाते हैं और काशी में तमिल संगमम भी कराते हैं। वो चाहते हैं, विवेकानंद जी की तरह ही वो चाहते हैं कि भारत एक राष्ट्र के रूप में संगठित रहे और पूरा भारत एक संदेश दे। बेशक भारत एक विविधताओं से भरा देश है, संस्कृति, सभ्यता, बोली, भाषा सब कुछ अलग है, लेकिन भारत एक बड़ा राष्ट्र है, एक राष्ट्र है, और इसी का संदेश देने की कोशिश है। कल जब उनका मौन टूटेगा और उनका ध्यान खत्म होगा, तो जो सामने स्टैचू देख रहे हैं आप, संत तिरुवल्लुवर की जो मूर्ति है उसके भी दर्शन पूजन करेंगे, और इनका बहुत ज्यादा महत्व है। ये दक्षिण के कबीर कहे जाते हैं, बहुत ज्यादा मान्यता है। पीएम मोदी के ध्यान पर विपक्ष का पूरा ध्यान लगा हुआ है। सियासत का अनुलोम विलोम कैसे चल रहा है, ये भी देखिए। राजनीति में धर्म को और राजनीति को एक जगह नहीं लाना चाहिए। धर्म के भावनाओं को चुनाव से, वोट से जोड़ना ये गलत है। कन्याकुमारी में जाके बैठ के ये जो करने का नाटक कर रहे, इससे अब 2000, 4000 कितने पुलिस हो, 10,000 तक वहाँ पर लोगों को लगा रहे हैं ड्यूटी। कितना देश का पैसा खराब हो रहा है। उनको पता नहीं है
कि कृष्ण भगवान ने कह दिया था भागवत गीता में कि किसी न किसी रूप में हम आएंगे। आज कंस और रावण की सफाया के लिए नरेंद्र मोदी आ चुके हैं। उनके ध्यान लगाने पर जिनको गालियां देना होते हैं, विजय तो कृष्ण की ही। हम हाथ जोड़ के कहते रहे कि प्रधानमंत्री जी ध्यान की तो आपको आवश्यकता है, बेहद आवश्यकता है, क्योंकि जो व्यक्ति भैंस मंगलसूत्र से मुजरा तक बोल चुका उसको ध्यान की आवश्यकता है, लेकिन कैमरा मुखी ध्यान व्यवधान उत्पन्न करता है। जो लोग इस तरह का सवाल बवाल और धमाल करने के हिस्ट्री शीटर लोग हैं, वो जो है वो कोशिश उनकी शुरू से रही है कि नरेंद्र मोदी जी की तपस्या की ताकत और परिश्रम के परिणाम पर को धूमिल करने की धूर्तापूर्ण धुन करें, और इस धूर्तापूर्ण धुन में वो खुद धूल भूषित होते जाते हैं। पीएम मोदी कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान लगा रहे हैं। कल उनकी संसदीय सीट पर चुनाव है। कल ही आखिरी चरण में 57 सीटों पर वोटिंग होगी और कल ही अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत की समय सीमा खत्म हो जाएगी। 21 दिनों तक जेल से बाहर रहने के बाद उन्हें फिर से 2 जून को तिहाड़ जेल जाना होगा। इससे पहले अरविंद केजरीवाल आज लाइव आए। इस लाइव संवाद में चिंता और साहस की मात्रा काफी थी। चिंता उन्होंने दिल्ली के लोगों के लिए जताई। उन्होंने कहा कि जेल में उन्हें दिल्ली और देश के लोगों की चिंता होती है, और यह दावा किया कि वो देश को तानाशाही से बचाने के लिए जेल जा रहे हैं। उन्हें इस बात का फख्र है। वैसे आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल पर शराब घोटाले में गंभीर आरोप लगे हैं। उनके डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया 1 वर्ष से ज्यादा वक्त तक अभी तक जेल में। परसों मैं सरेंडर करूंगा। हो सकता है ये इस बार मुझे और ज्यादा प्रताड़ित करें, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। आप अपना ख्याल रखना। मुझे जेल में आपकी बहुत चिंता रहती है। आप खुश रहेंगे तो आपका केजरीवाल भी खुश रहेगा। मैं बेशक आपके बीच नहीं होऊंगा, लेकिन आप चिंता मत करना, आपके सारे काम चलते रहेंगे। मैं चाहे जहां रहूं, अंदर रहूं, बाहर रहूं, दिल्ली के काम नहीं रुकने दूंगा। हम सब मिलके तानाशाही से लड़ रहे हैं। देश को बचाने के लिए यदि मुझे कुछ हो जाए, यदि मेरे प्राण भी चले जाएं, तो गम मत करना। आपकी प्रार्थनाओं की वजह से ही आज मैं जिंदा हूं, और आगे भी आपका आशीर्वाद मेरी रक्षा करेगा। तो अब अरविंद केजरीवाल के पास इस वक्त के बाद से सिर्फ 36 घंटे का वक्त बाकी है। इसके बाद उन्हें अपनी चिंताओं के साथ ही जेल जाना होगा। सत्ता में अब हम आपको गोल्ड यानी सोने वाला शुभ समाचार बताते हैं, जिसमें देश के लिए विकास वाले कई जरूरी विटामिन हैं। यह खबर उस सोने की घर वापसी पर आधारित है जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ब्रिटेन के बैंक से वापस भारत मंगवा लिया है। और इस सोने की मात्रा 50, 100 या 1000 किलो नहीं है, बल्कि 1 लाख किलो है। 1 लाख किलो। एक बार फिर से सुनिए, 1 लाख किलो हिंदुस्तानी सोना जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ब्रिटेन से वापस लेकर आया है। लेकिन इससे आपको क्या फायदा होने वाला है, हिंदुस्तान के विकास की सत्ता कितनी मजबूत होगी, इसमें क्या शुभ संकेत है, इस पर हमने अपने सभी न्यूज मित्रों के लिए एक गोल्डन कुंजी तैयार की है। सबसे पहले आपको बता दें कि इस वक्त आरबीआई के गोल्ड स्टोरेज में कितना सोना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2024 तक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के हिस्से के रूप में 822.10 टन सोना है। इसमें 100 से थोड़ा ज्यादा टन सोना भारत में रखा गया है, जबकि करीब 413 टन अभी विदेशों में। इसके अलावा 308 टन सोना भारत में नोट जारी करने के लिए रखा गया है। लेकिन अब रिजर्व बैंक ने बीते कुछ वर्षों में विदेशों में सोने के बढ़ते भारतीय स्टॉक के चलते इसे अपने देश वापस लाने का फैसला किया है, और यह भी माना जा रहा है कि आगे और भी सोना विदेशों से मंगवाकर देश में रखा जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ब्रिटेन से इतना सोना वापस क्यों मंगवाया गया? आखिर कोई देश विदेशों के बैंक में अपना सोना रखता ही क्यों है, और इससे फायदा क्या होगा? इस पर हम सत्ता की रैपिड फायर कुंजी खोलते हैं।
पहले हम आपको ब्रिटेन से 1 लाख किलो सोने की घर वापसी की वजह बताते हैं। पहला कारण आर्थिक सुरक्षा, क्योंकि सोना एक सुरक्षित निवेश माना जाता है। इसीलिए आरबीआई ने सोना वापस लाकर अपने आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाने का प्रयास किया। दूसरी वजह विदेशी मुद्रा भंडार, जो लगातार बढ़ रहा है। इस भंडार में सोना भी शामिल है और सोने को घरेलू भंडार में रखना फायदेमंद माना जाता है। एक और फायदा, विदेशों में सोना रखना महंगा होता है। इसमें स्टोरेज फीस, बीमा और अन्य लेन देन की लागतें शामिल होती हैं और 1 लाख किलो सोना वापस मंगवाने से इन लागतों को कम किया गया। सोना अगर देश में मौजूद होगा जो इससे आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, क्योंकि इससे अपनी संपत्ति पर पूरी तरह नियंत्रण रहेगा और किसी संकट के समय में सोना आसानी से उपलब्ध रहेगा। लेकिन जो एक और अहम कारण माना जा रहा है वो है वैश्विक आर्थिक अस्थिरता। दुनिया में जिस तरह से मंदी का खतरा है, कई फ्रंट पर युद्ध के हालात हैं और महंगाई दर बढ़ती जा रही है, ऐसे जोखिमों का मैनेजमेंट करने के लिए भारत ने यह जरूरी कदम उठाया। अब सत्ता के 7 पॉइंट्स में समझिए आखिर कोई देश विदेश में अपना सोना क्यों रखता है और इससे लाभ क्या होता है। कई विदेशी बैंकों में हाई लेवल की सुरक्षा और सुविधा उपलब्ध होती है और ये बैंक सोने को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए विशेष व्यवस्था करते हैं। इसके अलावा देश में अचानक कोई राजनीतिक, आर्थिक या फिर प्राकृतिक आपदा की स्थिति होती है तो ऐसे हालात में विदेशों में सोना सुरक्षित रहता है। साथ ही विदेशों में सोना रखने से दूसरे देशों के साथ व्यापार आसान हो जाता है। सोने का भंडार बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी बहुत मदद मिलती है। विदेशों में सोना रखने पर ज्यादा ब्याज मिलता है और इसका भी फायदा होता है। इसके अलावा विदेशों में सोना रखने से किसी देश की क्रेडिट रेटिंग में सुधार होता है, जबकि विदेश में सोना रखना विश्वास का प्रतीक भी माना जाता है और किसी देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध मजबूत होते हैं। अब विदेश से 1 लाख किलो सोने की घर वापसी में कौन कौन से शुभ संकेत हैं, इस पर हम आपको एक रील दिखाएं। ये जो है एक लॉजिकल प्लस इमोशनल डिसीजन है ये गोल्ड वापस मंगाने का, क्योंकि पहले मैं लॉजिक की बात करता हूँ। आरबीआई ये चाहता था कि इस गोल्ड के ऊपर जो है वो आरबीआई का पूरा कंट्रोल हो और उसको इस गोल्ड को जो है वो मूव करने के लिए या इसका कुछ भी करने के लिए उनको किसी भी फॉरेन एंटिटी के ऊपर आश्रित ना होना पड़े, निर्भर ना होना पड़े। एक तो ये कारण है। दूसरा, कॉस्ट एक बड़ा कारण है। आपको मालूम है गोल्ड की स्टोरेज में एडमिनिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, स्टोरेज कॉस्ट जो है वो शामिल होती है और आरबीआई ने ये सोचा कि ये गोल्ड की वैल्यू अब इतनी बढ़ गई है पिछले कुछ समय में और इतनी बढ़ी हुई वैल्यू के ऊपर 1% कॉस्ट देना जो है वो बिल्कुल भी जो है उनको मुनासिब नहीं लगा और वो इस कॉस्ट को जो है वो देना अवॉइड करना चाहते थे। तो ये एक और पार्ट है लॉजिकल डिसीजन है। एक पेनफुल अध्याय है, ये एक दर्दनाक अध्याय है इंडिया के इतिहास में और आरबीआई और सरकार जो है इस दर्दनाक अध्याय को जो है वो बिल्कुल इसको मिटाना चाहते हैं। 1 लाख टन सोना वापिस मंगा लेना वो इस बात का प्रमाण बनता है कि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत सुधरी हुई है। सत्ता में अब आपको उस घटना के बारे में बताते हैं जब किसी दौर में हिंदुस्तान को अपना सोना विदेश में गिरवी रखना पड़ा था। वो वर्ष था 1991। देखिए जरा, रिफॉर्म से पहले की बात है ये, जब भारत में आर्थिक संकट के हालात के बीच विदेश में सोना गिरवी रखना पड़ा था। विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने के लिए तब 2 किश्तों में कुल 67 टन सोना गिरवी रखा गया। मई 1991 में चंद्रशेखर सरकार में 20 टन सोना ज्यूरिख के यूबीएस में गिरवी रखा गया, जबकि इसके 2 महीने के बाद जब जुलाई 1991 में नरसिम्हा राव सरकार आई थी तब करीब 47 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में गिरवी रखना पड़ा था और तब उस समय 67 टन सोने की कीमत थी 3,405 करोड़ रुपए।
और आज हिंदुस्तान की सत्ता इस मजबूत स्थिति में आ गई है कि विदेशों से अपना सोना वापस मंगवा रही है। अब हम आपको यह भी बताते हैं कि मौजूदा वक्त में किस देश के पास कितने सोने का भंडार है। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सोने का भंडार अमेरिका के पास है। अमेरिका के पास है, जो कि करीब 8,133 टन से भी अधिक है। जर्मनी के पास दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा सोने का भंडार है, उसके पास 3,352 टन गोल्ड रिजर्व है। जर्मनी के बाद सबसे अधिक सोना 2,451 टन इटली के पास है। चौथे नंबर पर फ्रांस का नाम है, जिसके पास 2,436 टन सोने का भंडार है। रूस स्वर्ण भंडार के मामले में दुनिया में 5वें स्थान पर है। रूस के पास 2,332 टन सोना है। छठे नंबर पर चीन का नाम आता है, जिसके पास 2,191 टन से ज्यादा गोल्ड रिजर्व है, जबकि इस लिस्ट में अपना भारत 9वें पायदान पर खड़ा है, जिसके पास 822 टन से ज्यादा सोने का भंडार है। वैसे भारत के लिए आज आर्थिक मोर्चे पर भी एक अच्छी खबर है। वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में भारत के जीडीपी की विकास दर 7.8% रही है। वहीं पूरे वित्त वर्ष के लिए रियल जीडीपी ग्रोथ 8.2% रही है। सत्ता में अब बात करते हैं प्रचंड गर्मी के प्रचंड साइड इफेक्ट की, जिसका असर इंसानों पर पड़ रहा है। एक तरफ सूरज का सितम है, जो हर सुबह बढ़ते तापमान वाले नए रिकॉर्ड के साथ इंसानों को जला रहा है, तो दूसरी तरफ जल संकट और आग संकट ने भी मुसीबत बढ़ा दी है। सत्ता में तपती जमीन के बीच बूंद बूंद पानी के लिए तरसती दिल्ली की तस्वीर दिखाएंगे आपको हम। कैसे दिल्ली में पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। पिछले दिनों कई इलाकों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर चुका है। कंडीशंस अप्लाई, क्योंकि मौसम विभाग का डेटा सेंसर। खैर, दिल्ली के कई इलाके इस समय पानी की गंभीर किल्लत से जूझ रहे हैं, जबकि दूसरा संकट आग वाला है। जम्मू से लेकर शिमला तक जंगलों में भीषण आग लगी है। शिमला के आसपास के जंगल पिछले 3 दिन से जल रहे हैं। धीरे धीरे आग की लपटें रिहायशी इलाकों तक पहुंच रही हैं। लेकिन पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की, जहां मौसम का तापमान और पानी की किल्लत पर सियासी तापमान दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। पानी की किल्लत की स्थिति यह है कि दिल्ली सरकार पानी की बर्बादी करने वालों पर जुर्माना लगाने की घोषणा कर चुकी है। गुरुवार को इसे लेकर इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई गई थी। आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मदद की अपील की। दिल्ली में झुलसाने वाली गर्मी के बीच लोगों को कई इलाकों में पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, और किस तरह से लोग पानी को लेकर परेशान हैं, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं दक्षिणी दिल्ली के संगम विहार इलाके में। क्या दिक्कत हो रही है आप लोगों की? माथे पे आप बाल्टी लेके क्यों खड़ी हैं? पानी की बहुत समस्या है। पानी नहीं है घर में, पीने के भी पानी नहीं मिलता। 1 हफ्ता से नहाया भी नहीं हूँ। पीने का पानी भी नहीं मिल रहा? नहीं, 20 रुपये बोतल भी नहीं मिलता है। बच्चे लोग 4-4 दिन से नहाए के बीमार पड़े बिना नहाए हुए गर्मियों में। अब देखिए जरा, हमारे हूटर जी का पानी पीने का वक्त आ गया। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हमारी रील्स को शेयर करिए। नमस्कार।